हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेते हैं कि सुक्खू हिमाचल के 15वें सीएम, मुकेश पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, हिमाचल में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद रविवार को नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और हरौली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि अभी इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है, 4 दिन का समय इसमें मांगा गया है। और राज्यपाल जो हैं हिमाचल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने एक समारोह में इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 4 मिनट का ये शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद थे, जैसे राजीव शुक्ला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिकी जैसे कई बड़े नाम थे। अब इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो 10 वादे, जो 10 गारंटी की बात कांग्रेस ने कही थी हिमाचल प्रदेश में, उसको सरकार पूरा करेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जजों की नियुक्ति पर सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव खेदजनक, संसदीय समिति। अब यहां पर जजों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम नीति का इसमें प्रावधान है, जिसमें कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करते हैं और वो प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। केंद्र सरकार अगर उसे वापस सुप्रीम कोर्ट को भेज देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दोबारा से केंद्र सरकार के पास भेजता है, जिसे केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य हो जाती है। यानी कि जो नाम जैसे कि DY चंद्रचूड़ जो इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, जब वो रिटायर होंगे तो वो एक नाम की घोषणा करेंगे जिसे मुख्य न्यायाधीश बनाना केंद्र सरकार के लिए बाध्यता होगी। यही है कॉलेजियम नियम, जिसको हर समय केंद्र सरकार, जो वर्तमान केंद्र सरकार है, वो कह रही है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। तो इसी पर दोनों में आप कह सकते हैं कि विवाद भी था बातों में। तो ये मामला संसदीय समिति के पास गया था, जिन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और कॉलेजियम के बीच जो टकराव है वो खेदजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून है और कार्मिक विभाग से संबंधित स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश भी कर दी और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग पर इस पर कोई समझौता नहीं है कि उच्च न्यायपालिका में जजों के खाली पदों की जानकारी देने का कोई निश्चित समय है। जजों की नियुक्ति जो है वो एक कॉलेजियम नीति के माध्यम से होता है, जिसे अभी अपनाए रखना होगा। इसमें रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में जो देर हो रही है उसको भी कोट किया गया है और कहा गया है कि 31 दिसंबर 2021 तक के मिले आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना, पटना और दिल्ली में 3 हाई कोर्टों में 50% से अधिक पद रिक्त थे, जबकि 10 हाई कोर्टों में 40% सीटें खाली थी। संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी ये बोला कि सभी बड़े राज्य हैं जहां जजों की तादाद जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारतीय पुरातात्विक विरासतों के आसपास सजेगी G20 की महफिल। देखिए, 1 दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक के लिए जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, उसमें जो लगातार बैठकें होनी है उसकी जो रूपरेखा तैयार करी गई है। हालांकि ये रूपरेखा अभी मार्च तक के लिए तैयार करी गई है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी इसमें मुलाकातें होंगी, वो जितना भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंडर में जितनी भी विरासतें हैं उनके आसपास इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर डेट वाइज दिया भी गया है और ये आंकड़े 30 मार्च तक के दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। इसमें 200 से अधिक बैठकें होनी हैं और टोटल 55 स्थान अभी इसमें डिसाइड किए गए हैं और जैसे जैसे ये बैठकें आयोजित की जाएंगी वैसे वैसे आपको इसके बारे में अपडेट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में नव नियुक्त न्यायाधीश दत्ता आज संभाल लेंगे, यानी कि आज शपथ ले लेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने शीर्ष अदालत में
नवनियुक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिबांकर दत्ता को सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई यानी कि आज उन्होंने दिला दी है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकृत पद हैं न्यायाधीशों के वो 34 हैं, लेकिन वर्तमान में ये पद 28 हैं, यानी कि 6 पद अभी भी खाली हैं। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर ये 28 पद हैं, तो इसको लगातार भरने की मांग की जा रही है। और ये जो दत्ता हैं यानी कि दीपांकर दत्ता, इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा फरवरी 2030 तक का इनका कार्यकाल होगा। और इनके नाम की सिफारिश जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे यूयू ललित वो वही करके गए थे। चलिए नेक्स्ट है कि तेल कीमतों पर पाबंदी से निपटने को रूस ने भारत से की मदद की पेशकश। ये पश्चिमी देशों द्वारा तय की गई रूसी कच्ची तेल की कीमतों की सीमा से निपटने के लिए रूस ने भारत से मदद की पेशकश की है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने यूरोपीय संघ व ब्रिटेन में बीमा सेवाओं और टैंकरों को भाड़े पर लेने के लिए निर्भर नहीं रहने के लिए भारत को ज्यादा क्षमता वाले जहाजों को पट्टे पर देने और उनके निर्माण में सहयोग की पेशकश की है। एक बयान के मुताबिक नोवाक ने शुक्रवार को रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर से मुलाकात की। बयान के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 8 महीनों के दौरान रूस से भारत को निर्यात 1.635 टन तक बढ़ गया था। और इंडोनेशिया के साथ भारत की जो नौसेना की जो प्रैक्टिस चल रही है उसके बारे में हम पिछले दिन न्यूज़पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो इस न्यूज़ को देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम सबसे पहले न्यूज़ ले रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ एफटीए के लिए बातचीत आज से शुरू हो जाएगी। देखिए ये जो एफटीए है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके लिए छठे दौर की वार्ता सोमवार को शुरू हो जाएगी नई दिल्ली में। 29 जुलाई को ये वार्ता शुरू हुई थी और 13 जनवरी तक इसके संपन्न होने की संभावना बताई जा रही है। और ब्रिटेन में आपको पता होगा कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था मामला ये, नहीं तो अब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दीपावली तक किए जाने की संभावना थी। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक टैरिफ की तरह कार्य करता है दो देशों के बीच में। उसमें क्या होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो सस्ती दरों पर हो जाता है, मार्केट एक दूसरे के लिए उपलब्ध हो जाता है, करों को थोड़ा सा कट किया जाता है ताकि सामान का यानी कि वस्तुओं का आवागमन सुचारू रूप से और सस्ती दरों पर हो सके। नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक बेंगलुरु में। अब ये जो G20 की अध्यक्षता मिली है उसमें जो आरबीआई के और वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं और आरबीआई यानी कि वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंकों की एक तरीके से ये बैठक होगी जो 13 से 15 दिसंबर तक चलनी है। इसको नाम दिया गया है फाइनेंस ट्रैक एजेंडा। इस पर यह बातचीत होगी और इसका जो आयोजन है वो वित्त मंत्रालय और आरबीआई संयुक्त तौर पर कर रहा है। इसमें G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर के लिए मिलेगी सब्सिडी। अब देखिए कार्बन कैप्चर क्या होता है। देखिए कार्बन कैप्चर मतलब हुआ कि जैसे जो कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है कंपनियों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा, उसको कैप्चर कर लेना और उसको दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, यानी कि CO2 को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, यही है कार्बन कैप्चर की आप परिभाषा समझ लीजिए। और इसमें जो कार्बन कैप्चर यहाँ पर दिया गया है CCUS, इसका मतलब है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी जो ला सकती है केंद्र सरकार। इस पॉलिसी के तहत सरकार कार्बन को कैप्चर करने में होने वाले खर्च पर सब्सिडी दे सकती है। कार्बन कैप्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन की भी स्थापना की जा सकती है। कैप्चर किए गए कार्बन से विभिन्न प्रकार के ग्रीन उत्पाद बनाने में मदद मिलेगी। कैप्चर करने के लिए नए निवेश किए जाएंगे जिससे होगा क्या कि नए रोजगार भी इसमें सृजित होंगे और भारत में ग्रीन अर्थव्यवस्था की स्थापना में मदद भी मिलेगी। अभी तक अगर हम बात करें तो 2050 तक जो है उसमें 2.10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की इसमें जरूरत है। 2040 तक प्रति टन पर 4100 रुपए और 2050 तक प्रति टन पर 3000
रुपए की सब्सिडी दी जा सकती है। कार्बन के इस्तेमाल पर 2300 रुपए प्रति टन की सब्सिडी की जा सकती है। भारत में सबसे अधिक लगभग 60% कार्बन उत्सर्जन औद्योगिक सेक्टर से होता है। 2020 में 2600 टन कार्बन उत्सर्जन रहा था और इसमें 1600 टन जो है वो औद्योगिक सेक्टर से ही हुआ था। अगर हम बात करें औद्योगिक सेक्टर में, तो उसमें सबसे अधिक जो उत्सर्जन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। उसके बाद सीमेंट, आयरन, स्टील, केमिकल्स, ये सब इंडस्ट्रियां योगदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज जो है इंटरनेशनल पेज। जापान के आईस्पेस ने लॉन्च किया विश्व का पहला कमर्शियल मून लैंडर। देखिए, जापान की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी आईस्पेस ने रविवार को दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। कंपनी ने चांद पर अपना मून लैंडर भेज दिया है। इस मिशन का नाम हाकुतो आर रखा गया है। इसका नाम हाकुतो आर रखा गया है और इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र रोवर और जापानी कंपनी का रोबोट भेजा गया है। ये देखिए यहां पर लिखा है, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चीन में मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ अमेरिका यूरोप में प्रदर्शन। देखिए, चीन में तिब्बती और उइगर समेत विभिन्न नक्सली हमलों समूहों के अधिकारों के हनन के खिलाफ अमेरिका व यूरोप में प्रदर्शन हुए हैं। यूरोप में पूर्व डच सांसद हैरी वॉन वॉमेल ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया है। मानवाधिकार दिवस के मौके पर अमेरिका के सिएटल, वॉशिंगटन, पोर्टलैंड, ओरेगन आदि में शनिवार को पोस्टर लगाए गए थे। तो ये आज का यानी 12 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।